नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे जिला दर्शन सीरीज है जिसमें हम उत्तराखंड के 13 जिलों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हमने 2 जिलों के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जिला दर्शन चंपावत। तो चंपावत ज़िले के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो सभी तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले इसके उपनाम की बात करें तो चंपावत के जो उपनाम है तो इसका जो उपनाम है या प्राचीन नाम है तो इसे काली कुमाऊँ के नाम से भी जाना जाता था। तो काली कुमाऊँ यानी कुमू। तो कुमू शब्द क्या है, कुर्मांचल से निकला है। तो कुर्मांचल शब्द कांडादेव पहाड़ी से या कांदेव पहाड़ी से, यहाँ पर भगवान विष्णु का कुर्म अवतार माना जाता है। कुर्म या कच्छप अवतार, कछुए का आकार का। तो इसके नाम से इसका नाम क्या पड़ा, कुमाऊँ पड़ा। तो कांडादेव पहाड़ी या कांदेव पहाड़ी पर स्थित है भगवान विष्णु का जो मंदिर है। तो माना जाता है कि इस पहाड़ी पर ये क्या है, भगवान विष्णु का कच्छप अवतार या कुर्म अवतार हुआ था और इसी के नाम पर क्या है, कुमाऊँ नाम, जो वर्तमान में कुमाऊँ नाम है, वह पड़ा है। और इसके साथ ही इसे अतीत का स्वप्निल शहर भी कहा जाता है। तो अतीत का स्वप्निल शहर किसे कहा जाता है, तो ये काली कुमाऊँ यानी चंपावत को कहा जाता है। यह जिला क्या है, चंपावत और गंडकी नदी के संगम पर स्थित है। तो चंपावती और गंडकी नदी के संगम पर स्थित है चंपावत जिला। और यह दोनों नदी आगे चलकर क्या है, गंडकी नदी के नाम से ही जानी जाती हैं। तो 2 नदियां हैं, चंपावती और गंडकी नदी, और इनके संगम पर स्थित है चंपावत। चंपावत नगर को जो बसाने का श्रेय है ये जाता है सोमचंद को। किसको जाता है, सोमचंद को। सोमचंद के द्वारा सर्वप्रथम चंद वंश की स्थापना भी सोमचंद के द्वारा की गई थी और चंपावत नगर को बसाने का श्रेय भी सोमचंद को जाता है। चंपावती देवी मंदिर को बसाने का श्रेय, तो चंपावती जो देवी मंदिर है इसको बनाने का श्रेय जाता है डोटी राजा जयमल वामदेव को। तो डोटी शासक जयमल वामदेव को यह मंदिर इन्होंने अपनी कुल देवी चंपा देवी के नाम पर बनाया। तो इन्होंने जयमल वामदेव हैं, तो ये डोटी शासक है और डोटी क्या है, पश्चिमी नेपाल का राज्य था। तो इनके द्वारा इनकी कुल देवी थी चंपा देवी, तो इनके नाम पर चंपावती देवी का मंदिर बनाया गया। और सोमचंद ने अपनी पत्नी चंपा के नाम पर क्या है, चंपावत शहर बसाया। तो 2 अलग अलग तथ्य हैं। एक चंपावती देवी मंदिर, तो ये डोटी शासक जयमल वामदेव द्वारा बसाया गया या वामदेव द्वारा बनाया गया। और जो चंपावत शहर है ये इसको श्रेय जाता है बसाने का सोमचंद को, और इन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर यानी चंपा के नाम पर चंपावत शहर का निर्माण करवाया। इसके अलावा महाराष्ट्र में क्या है, एक चंपावती नामक स्थान है जिसका नामकरण विक्रमादित्य की बहन के नाम पर हुआ है, जिसे परशुराम क्षेत्र भी कहते हैं। शंकराचार्य के परंपरा के कट्टर हिंदू ब्राह्मण यहाँ से चंपावत आकर प्राचीन गंध बौद्ध बिहार को बालेश्वर में बदलकर अपने मूल स्थान के नाम पर चंपावत नगर रखते हैं और यहाँ पर हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करते हैं। इसके बाद वायु पुराण में चंपावत का नाम क्या है, तो चंपापुरी है। तो वायु पुराण में चंपावत को क्या कहा गया है, तो इसको चंपापुरी कहा गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है कि वायु पुराण में चंपावत का नाम क्या है, तो इसे चंपापुरी के नाम से संबोधित किया गया है। अब इसके इतिहास की बात करें तो 15 सितंबर 1997 को यह चंपावत जिला बनता है। तो 15 सितंबर 1997 को चंपावत एक अलग जिला बनाया जाता है। ऐतिहासिक रूप से स्थापना सोमचंद के द्वारा की गई थी। चंद शासक था जो कि इलाहाबाद के निकट झूसी नामक स्थान से अपने 27 सलाहकारों के साथ बद्रीनाथ यात्रा पर आया था। तो सोमचंद या इलाहाबाद के निकट क्या है, झूसी नामक स्थान है, तो जो अपने 27 सलाहकारों के साथ बद्रीनाथ की यात्रा पर आए थे। और कत्यूरी वंश के अंतिम राजा ब्रह्मदेव, तो कत्यूरी वंश के अंतिम राजा माने जाते हैं ब्रह्मदेव, उनकी पुत्री चंपा से विवाह करते हैं और विवाह के बाद उन्हें दहेज स्वरूप चंपावत शहर दान में मिलता है। तो चंपावत शहर इन्हें दान में मिलता है जहाँ पर ये राजबुंगा किले का निर्माण करते हैं और जिसे चाराल या चाराल भी कहा जाता है, जिसे चाराल या चार आल भी कहा जाता है, और जिसमें इन्होंने 4 जातियों को बसाया। तो जिसमें इन्होंने 4 जातियों को ये बसाते हैं। यह झूसी जो सोमचंद है, यह झूसी से
अपने 27 सलाहकारों के साथ बद्रीनाथ यात्रा पर आते हैं। ब्रह्मदेव की पुत्री चंपा से विवाह करते हैं और विवाह में दहेज स्वरूप इन्हें चंपावत शहर मिलता है। तो वहाँ पर फिर ये शहर का निर्माण करते हैं, राजभुंगा किला बनाते हैं, विभिन्न जातियों को वहाँ पर बसाते हैं। तो इसमें जो उन्होंने 4 जातियाँ थी जिन्हें चाराल कहते हैं, राजभुंगा किले का निर्माण करते हैं उसकी सुरक्षा के लिए। तो इसमें कौन कौन सी वो प्रमुख जातियाँ थी? पहले थी चौधरी, तो चौधरी बुढ़ा भी कहते हैं इन्हें, और जो चक्कू या ढाकमा गांव के निवासी थे। तो ये क्या थे? चक्कू और ढाकमा गांव के निवासी थे चौधरी। दूसरी जाति थी तड़ागी, तो तड़ागी मेलाकोट गांव निवासी थे और राजभुंगा के पूर्वी ढाल पर ही रहते थे। तो राजभुंगा किले के पूर्वी ढाल पर रहते थे। प्राचीन तड़ागी लोगों के गढ़ी के अवशेष आज भी हमें प्राप्त होते हैं। तो प्राचीन लोगों के गढ़ी के अवशेष आज भी हमें मिलते हैं, जिसे भैरव बांझ बुंगा गढ़ी कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? भैरवा बांझ बुंगा गढ़ी भी कहा जाता है। अगली जाति है कार्की। तो करक्यूड़ा गांव बिलोन पट्टी में इन्हें खड़कू कहते हैं। तो कार्की जाति को करक्यूड़ा गांव के बिलोन पट्टी में क्या कहते हैं? खड़कू के नाम से जाना जाता है। इनकी विशेषता, चंद राजवंश में वसूली तथा सैनिक संबंधी कार्य इन्हें सौंपे गए। तो कार्की लोगों को, जो कार्की जाति थी, इनको चंद राजवंश में वसूली तथा सैनिक संबंधी कार्य सौंपे गए कार्की जाति को। खड़कू, तो खड़कू यह कटकू का पर्यायवाची है, जिसका अर्थ क्या होता है? सेना। तो खड़कू क्या है? कटकू का पर्यायवाची शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? सेना। और संग्राम सिंह की वीर गाथा मुडोल के नाम से प्रसिद्ध है। तो संग्राम सिंह की एक वीर गाथा है जिसे मुडोल के नाम से प्रसिद्ध है। बेरा, ये फुंगेर के बेरा, ये गिड़िया नदी के तट पर रहते हैं। इनके कुल देवता तो घटोत्कच, इनकी पुत्री बरी, जिसे बरी नाम से बोरा नाम पड़ा। तो जिनका क्या है? बरी नाम से बोरा नाम पड़ा। रेशम कारखाना, तो चंद शासक ने 760 ईस्वी में यहाँ पर रेशम कारखाना स्थापित करवाया था। तो चंद शासक रहते हैं इंद्रचंद, तो इनके द्वारा 760 ईस्वी में यहाँ पर रेशम का कारखाना स्थापित करवाया जाता है चंपावत में। इसने चीन से नेपाल की मदद से रेशम के कीड़े मंगवाए और रेशम बुनकरों को क्या कहा जाता था? तो रेशम बुनकरों को पटवा कहा जाता था। तो रेशम बुनकरों को क्या कहा जाता? पटवा। और चीन से नेपाल की मदद से कीड़े मंगवाए। तो रेशम का उत्पादन का प्रारंभ हुआ यहीं चंपावत से इंद्रचंद के द्वारा। लगभग ये जो सन है ये विवादित हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि चंपावत में रेशम का कारखाना इंद्रचंद के द्वारा स्थापित किया गया। तो यहाँ पर पटरंग वाली प्रथा भी प्रचलन थी। तो झूठ बोलने या बड़ा चढ़ाकर बोलने की प्रथा को क्या कहते हैं? पटरंग वाली प्रथा कहा जाता था, और जिसका प्रयोग रेशम बुनकर व्यापार के समय करते थे। तो यह भी इंद्रचंद के समय ही यह प्रथा हमें देखने को मिलती है। चंपावत में 1857 की क्रांति के समय प्रथम प्रवाह क्या लोहगाड़ छावनी में हमें देखने को मिलता है। जब यहाँ पर 1857 की क्रांति होती है, प्रथम सैनिक विद्रोह होता है, तो लोहगाड़ छावनी में भी हमें क्या है? इसका प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें कालू मेहरा और उसके साथी बिश्वनाथ सिंह, आनंद सिंह फर्त्याल और खुसा सिंह ने छावनी पर हमला किया। तो जिसमें कालू मेहरा, बिश्वनाथ सिंह, आनंद सिंह फर्त्याल, खुसा सिंह ने छावनी पर हमला किया था। लदिया नदी का क्षेत्र को लूलान क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें चंपावत की मूल जाति लूल जाति निवास करती है। तो लदिया नदी क्षेत्र है, तो इसको क्या कहते हैं? लूलान क्षेत्र भी कहते हैं। और लूलान क्षेत्र कहने का कारण क्या है? यहाँ पर लूल जाति भी निवास करती है। नेक्स्ट फैक्ट है कि फुंगर गांव चंपावत से मलारी गांव की भांति क्या है? महाश्म संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। तो चंपावत में जैसे चमोली में मलारी गांव से हमें महाश्म संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या है? फुंगर गांव है, जहाँ से हमें महाश्म संस्कृति के कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिसमें प्राचीन खसों की समाधियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट फैक्ट है कि चंद राजाओं के समय चंपावत के 5 थोकों में बटा हुआ था। तो 5 थोकों में बटा हुआ था चंद राजाओं के समय संपूर्ण चंपावत, जिसमें मेहरा या मारा थोक, फर्त्याल, कराई थोक, देव थोक और डेक थोक। तो ये 5 थोके थे जिसमें संपूर्ण चंपावत क्या था? बटा हुआ था। कुमाऊं कमिश्नरी में आहूतों द्वारा कार्यक्रम, तो 1932 से 1934 के बीच, तो 1932 से 1934। और कार्यक्रम का संचालन कौन करते हैं? खुशीराम टमटा द्वारा किया जाता है। देवी धुरा चंपावत में
3 शिल्पकार सम्मेलन हुए। तो देवीधुरा, चंपावत के देवीधुरा नामक स्थान पर क्या है 3 शिल्पकार सम्मेलन होते हैं, जिसमें प्रथम शिल्पकार सम्मेलन है 23 अगस्त 1928 को। पहला शिल्पकार सम्मेलन 23 अगस्त 1928 को होता है। इसमें सभापति रहते हैं खुशीराम टमटा, और इसकी विशेषता है कि शिल्पकारों के लिए घृणित शब्दों के प्रयोग का विरोध, शिक्षा व आर्थिक सहयोग की मांग की गई। तो इस शिल्पकार सम्मेलन में जो शिल्पकारों के लिए या दलितों के लिए घृणित शब्दों का प्रयोग का विरोध किया गया, शिक्षा व आर्थिक सहयोग की मांग की गई। द्वितीय सम्मेलन होता है 9 अक्टूबर 1930 को। तो द्वितीय सम्मेलन कब होता है 9 अक्टूबर 1930। इसके सभापति कौन रहते हैं हरिप्रसाद टमटा। और इस सम्मेलन की विशेषता क्या थी कि इसमें असहयोग आंदोलन का बहिष्कार किया गया। तो इसमें क्या किया गया, असहयोग आंदोलन का बहिष्कार किया गया और अंग्रेजी शिक्षा की मांग की गई। तो इसमें ये महत्वपूर्ण है। द्वितीय शिल्पकार सम्मेलन, सभापति हरिप्रसाद टमटा, असहयोग आंदोलन का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया और अंग्रेजी शिक्षा की मांग की गई। तो यानी इसका झुकाव अंग्रेजों की तरफ अधिक था। तीसरा शिल्पकार सम्मेलन 28 अगस्त 1931 को होता है। इसके सभापति भवानी राम रहते हैं और इस सम्मेलन की मुख्य विशेषता है कि नागरिक और वन क्षेत्र अधिकार की मांग की जाती है। तो इस सम्मेलन में क्या किया जाता है, नागरिक और वन क्षेत्र में अधिकारों की मांग की जाती है। तृतीय शिल्पकार सम्मेलन जो कि 28 अगस्त 1931 को चंपावत में होते हैं और इस सभापति भवानी राम के नेतृत्व में। 1872 में चंपावत को तहसील का दर्जा मिला। तो सर्वप्रथम 1872 में चंपावत को तहसील का दर्जा मिलता है और इसे कुमाऊं का प्रथम नगर भी कहा जाता है। तो कुमाऊं का प्रथम नगर कौन सा है, चंपावत है, और यह उत्तराखंड का भी प्रथम नगर माना जाता है। स्कंद पुराण के मानस खंड में चंपावत को क्या कहा गया है, तो स्कंद पुराण के 2 भाग हैं, मानस खंड और केदार खंड, जिनका संबंध क्या है उत्तराखंड से है। स्कंद पुराण के मानस खंड और केदार खंड का संबंध उत्तराखंड से है। मानस खंड कुमाऊं को कहा जाता है, केदार खंड गढ़वाल क्षेत्र को। तो स्कंद पुराण के मानस खंड में क्या है, चंपावत को क्या कहा गया है, बौद्ध तीर्थ कहा गया है। तो यानी बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध स्थान बताए गए, बौद्ध तीर्थ कहा गया है। मुगलगढ़ी चंपावत, तो चंपावत के ब्यानधुरा के पास क्या है, प्राचीन ध्वंसावशेष है, जिसे स्थानीय लोग मुगलों की सहरा स्थली मानते हैं। तो मुगलगढ़ी चंपावत नामक स्थान है चंपावत में। तो यह ब्यानधुरा के पास में प्राचीन अवशेष प्राप्त होते हैं, जिसे मुगलों की सहरा स्थली मानते हैं यहाँ पे स्थानीय लोग। नेक्स्ट फैक्ट है कि सेनापति यह चंद्रकाल से संबंधित है। यहाँ पर क्या है, सेना का पानी पीने का स्थान है। तो सेनापति क्या है, यहाँ चंद्रकाल से संबंधित और सेना का पानी पीने का स्थान। नेक्स्ट है नौढूंगागढ़। तो नौढूंगागढ़ क्या है, चंपावत के मांडली गांव में एक चंद्रकालीन भवन है। तो नौढूंगागढ़ क्या है, चंद्रकाल में एक मांडली गांव में एक भवन है और इसमें क्या है 9 पत्थर लगे हुए हैं। तो स्थानीय भाषा में ढूंगा को क्या है, पत्थर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 9 पत्थर लगे हुए हैं, जिनको चारों ओर से देख सकते हैं, और ये चारों तरफ से देखने पर आप किसी भी दिशा से इन पत्थरों को देखेंगे तो इसमें 9 पत्थर आप गिन सकते हैं। तो यह चंद वास्तुकला का क्या है, एक अद्भुत नमूना है। तो यह चंद वास्तुकला क्या है, एक ऐतिहासिक भवन है नौढूंगागढ़। ये भी कहाँ स्थित है, ये भी चंपावत में स्थित है। इसके प्रशासन की बात करें तो उत्तर में अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ हैं, उत्तर पूर्व में पिथौरागढ़, पश्चिम और नैनीताल, उत्तर पश्चिम में अल्मोड़ा, पूर्व में नेपाल है और दक्षिण में क्या है उधम सिंह नगर क्या है स्थित है। चंपावत जिला 4 जिलों व 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो चंपावत जिला क्या है 4 जिलों से और वह एक देश से क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वह कौन सा है, नेपाल। तो पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बाकी और अन्य 4 जिलों से इसकी सीमाएं लगती हैं। इसमें विकासखंड की बात करें तो इसमें 4 विकासखंड हैं, चंपावत, लोहघाट, बाराकोट और पाटी। तो 4 विकासखंड हैं, चंपावत, लोहघाट, बाराकोट, पाटी। तहसील चंपावत, लोहघाट, बाराकोट, पाटी और पूर्णागिरि क्या है तहसीलें हैं। विधानसभा 2 हैं, चंपावत और लोहघाट। नगर पालिका चंपावत और लोहघाट क्या है 2 नगर पालिकाएँ हैं। इसकी उप तहसील मंचापुला यानी गुमदेश क्या है एक उप तहसील भी यहाँ पर मौजूद है। ताल की बात करें तो यहाँ पर श्यामला ताल क्या है प्रसिद्ध ताल है। इसमें सफ़ेद रंग के कमल खिलते हैं और साथ ही यहाँ पर क्या है झूला मेला भी लगता है। तो इसी ताल के तट पर क्या है झूला मेला भी लगता है।
यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का आश्रम भी है। यहाँ पर स्वामी ताल, सुखा ताल, कोली ढेक झील जो क्या है निर्माणाधीन है, झिलमिल ताल और नागदेव ताल क्या है प्रसिद्ध ताल है। तो यहाँ पर क्या है प्रमुख ताल कौन कौन से हैं? श्यामला ताल जो कि सफ़ेद कमल के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर साथ ही क्या है इस ताल के पास झूला मेला लगता है और यहाँ पर विवेकानंद आश्रम भी है। तो इसके अलावा श्यामला ताल के अलावा स्वामी ताल, सुखा ताल, कोली ढेक झील, झिलमिल ताल और नागदेव ताल क्या है यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। किलों की बात करें चंपावत में तो बाणासुर का किला चंपावत के कर्ण करायत गाँव में है, और चंपावत गढ़ी का किला जिसे राजा की गढ़ी भी कहा जाता है, राजबुंगा का किला, चाराल का किला सोमचंद के द्वारा बनाया गया आकार क्या है अंडाकार है, चंडाल कोट का किला या ढकना गांव चंपावत में है, चित्रकोट का किला लोहवती व गौड़ी नदी के तट पर है। तो लोहवती और गौड़ी नदी के तट पर है चित्रकोट का किला। कत्यूर कोट का किला या मूलाकोट चंपावत में है। बाराकोट का किला, 12 कोटों के नामकरण के कारण इसको बाराकोट का किला भी कहा जाता है। तो बाराकोट का किला ये भी कहाँ है चंपावत में है। तो 12 कोट कौन कौन से थे? बाराकोट, किक्करकोट, कानाकोट, राजकोट, ग्वालाकोट, भट्टकोट, रानपुर कोट, फलकोट और रेठा कोट क्या है ये 9 कोट प्रमुख हैं। इसके अलावा 3 और अन्य कोट हैं। तो 12 कोटों के कारण क्या है बाराकोट का किला इसका नामकरण रखा गया। कुटोलगढ़ का किला तो यह चंदकालीन किला है और यहाँ किलेदार क्या थे मेहरा जाति थी। तो मेहरा जाति के लोग क्या थे यहाँ पर किलेदार थे और इसे अंग्रेज़ों ने इसे फोर्ट हेस्टिंग्स नाम दिया। तो अंग्रेज़ों ने इसे क्या नाम दिया फोर्ट हेस्टिंग्स अंग्रेज़ों ने इसका नाम दिया था और जिसे कुटोलगढ़ का किला भी कहा जाता है। और ये क्या है ये चंदकालीन किला है। इसके बाद नदियों की बात करें तो चंपावत में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं गर्दा घोगा नदी या चौगढ़ पट्टी चंपावत में या पूर्वी रामगंगा में शाहजहाँपुर पिथौरागढ़ से संगम बनाती है। तो पूर्वी रामगंगा में मिल जाती है गर्दा घोगा नदी। इसके बाद नेक्स्ट है गंडकी नदी यह उत्तराखंड की उत्तर वाहिनी नदी है। लोह घाट के गौड़ी नामक स्थान पर यह नदी लोहवती से संगम बनाती है और गढ़मुक्तेश्वर में यह नदी संयुक्त रूप से महाकाली में मिल जाती है। तो यह पहले यह जो गंडकी नदी है लोहवती से संगम बनाती है और फिर गढ़मुक्तेश्वर में क्या संयुक्त रूप से महाकाली में ये नदियाँ मिल जाती हैं। इसके बाद लदिया नदी गजार क्षेत्र के थाला गांव के पास से उद्गम होता है और यह उत्तराखंड व काली की अंतिम सहायक नदी भी है। तो यह उत्तराखंड और काली की क्या है अंतिम सहायक नदी भी है लदिया नदी जो कि गजार क्षेत्र के थाला गांव से इसका उद्गम होता है। झरना चंपावत में झरनों की बात करें तो राक्षरो झरना क्या है यहाँ पर प्रमुख झरना है जो रीठा मीठा साहब के पास राठिया नामक नदी पर बनता है और चूका नामक स्थान पर काली नदी के पास है संगम बनाती है। तो रीठा मीठा साहब के पास क्या है रठिया नामक नदी बहती है जो चूका नामक स्थान पर क्या है काली नदी के साथ क्या करती है संगम बनाती है। नेक्स्ट है लोहावती नदी इसका उद्गम माउंट एबट पर्वत से होता है और यह 3 धाराओं के रूप में संयुक्त होकर निकलती है। तो माउंट एबट पर्वत से यह नदी निकलती है लोहावती नदी और क्या है यह 3 धाराएं संयुक्त होकर अगर एक नदी का निर्माण करती है लोहावती का। पहली धारा का नाम क्या है छमन्यागाड़। पहली धारा का नाम क्या है छमन्यागाड़ जो पाटनी गांव से इसका उद्गम होता है। द्वितीय धारा देवनाथ गाड़ जो देवनाथ से निकलती है और यह कोली पुल के पास ये तीनों धाराएं आपस में आकर मिल जाती हैं और उसके बाद लोहावती नदी का निर्माण होता है। लोहावती नदी के नामकरण की बात करें तो माना जाता है कि श्री कृष्ण भगवान द्वारा जब बाणासुर को मारा गया तो उससे जो खून निकला था तो उसी के नाम से इस नदी का नाम क्या है लोहावती पड़ा। अन्य नदियाँ तो अन्य नदियों की बात करें तो कोयराला नदी या कोयराला नदी, नागनी नदी, पनार नदी, बुचड़ी नदी, हुड्डी नदी, जगबुड़ा नदी, गौड़ा नदी और रतिया नदी क्या हैं प्रमुख हैं। तो चंपावत की अन्य प्रमुख नदियां हैं कोयराला या नागनी नदी, पनार, बुचड़ी नदी, हुड्डी नदी, जगबुड़ा, गौड़ी और रतिया नदी क्या हैं ये प्रमुख नदियाँ हैं। अब चंपावत के मंदिरों की बात करें तो यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है बारही देवी का मंदिर और यह पाटी तहसील में देवीधुरा के पास है। और रक्षाबंधन के मौके पर यहाँ क्या है आषाढ़ी कौथिग लगता है। तो रक्षाबंधन के मौके पर क्या है आषाढ़ी कौथिग लगता है जिसे बगवाल मेले के नाम से जाना जाता है
और इस बग्वाल मेले में क्या होता है, पाषाण युद्ध भी होता है। तो जिसमें जिम कॉर्बेट अपनी पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में पाषाण युद्ध मेले का वर्णन भी किया है। तो यह काफ़ी प्रसिद्ध मेला है, 12वीं देवी का मंदिर में यह मेला लगता है, जिसे बग्वाल मेला भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर पूर्णागिरि एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर चंद राजाओं ने 12वीं सदी में चंपा देवी या ललित ध्वज महाकाली की प्रतिष्ठा करवाई थी। देवी धुरा के मंदिर में जो पाषाण युद्ध होता है, जिसमें अलग अलग खामें क्या हैं, युद्ध में भाग लेती हैं, जिसमें पहली खाम चमिखाल खाम, दूसरी लमगड़िया खाम है। तो कालांतर के समय पर यहाँ पर होने वाले युद्ध अब क्या है, फूल व फलों से किए जाते हैं। तो प्रशासन के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर जब युद्ध होते हैं तो क्या है, काफ़ी लोग क्या होते हैं, घायल हो जाते थे। तो इस कारण प्रशासन ने अब यह क्या कर दिया, फूल और फलों से यह युद्ध किया जाता है। यहाँ पर 2 शिलाएँ भी हैं, रणशिला और बारही शिला। माँ झुमा देवी का मंदिर पाटन या पाटनी गांव में स्थित है। क्रांतेश्वर महादेवी मंदिर चंपावत में कांदेव पहाड़ी पर है। भागेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, तो ये खेती खान चंपावत में है। रमकादित्य मंदिर रमक गांव में, यहाँ पर साठी का मेला भी लगता है। अखिल तारिणी मंदिर ये भी चंपावत में है। कांकर मंदिर ये ब्रह्म की तपस्थली भी माना जाता है कांकर मंदिर को। हिंगला देवी मंदिर ललवा पानी नामक स्थान पर है, और इस मंदिर में क्या है, 4 फीट लंबाई की कुर्म शिला भी स्थित है। तो हिंगला देवी मंदिर क्या है, ललवा पानी नामक स्थान पर है, और इस मंदिर में 4 फीट लंबाई पर क्या है, कुर्म शिला भी है। इसके अलावा यहाँ घटोत्कच मंदिर है, भीम व हिडिंबा का पुत्र, और ये कहाँ है, फुंगेर गाँव में यह मंदिर स्थित है, और जिसे बोरा जाति क्या है, अपने कुलदेवता मानते हैं। और यह मंदिर क्या है, गिड़िया नदी के तट पर है। तो घटोत्कच मंदिर क्या है, बोरा जाति को उसको कुलदेवता के रूप में पूजा करते हैं। यह मंदिर गिड़िया नदी के तट पर है। खटकू की बीड़ी नाम की यहाँ पर क्या है, सुरंग है। प्राचीन मान्यता के तहत यहाँ के लोग सूखा व अतिवृष्टि होने पर सुरंग में 5 घड़े पानी डालते थे। अगर यह सुरंग भर जाती थी तो शीघ्र वर्षा होने की संभावनाएं बन जाती थी। और इस सुरंग में यदि दूध चढ़ाते हैं तो दूध 2 किलोमीटर दूर हिडिंबा देवी मंदिर में निकलता है। तो माना जाता है कि यहाँ पर अगर इस सुरंग में दूध चढ़ाया जाता है तो वह 2 किलोमीटर दूर हिडिंबा देवी मंदिर में निकलता है। इसके अलावा यहाँ पर लड़ी दुर्गा मंदिर है, यह पद्मा देवी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर अद्वैतवाद या मायावती आश्रम है। स्वामी विवेकानंद आश्रम क्या है, श्यामल ताल के निकट है। या 1899 में सीवियर ने इसकी स्थापना की थी, इस अद्वैतवादी या मायावती आश्रम की। 1901 में स्वामी स्वरूपानंद की मदद की, और ये दोनों स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे। तो 1901 में यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का आगमन भी होता है। रामतीर्थ परामर्श की शाखा के रूप में इसको इन्होंने ट्रस्ट के रूप में गठित किया, और यहाँ से प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया स्वामी स्वरूपानंद ने। इसके अलावा यहाँ पर गुफाओं की बात करें तो पाताल भुवनेश्वर गुफा है। 1993 में इसकी खोज हुई, 14 वर्षीय बालक द्वारा इसकी खोज की गई। कैल पालेश्वर महादेव मंदिर है। चंद राजाओं ने यहाँ पर सोने की पगड़ी चढ़ाई, जिससे मान्यता आज भी देखने को मिलती है, और लोग वर्तमान में कपड़े की पगड़ी यहाँ पर चढ़ाते हैं। तो यह मान्यता क्या है, आज भी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर चंद राजाओं द्वारा सोने की पगड़ी चढ़ाई जाती थी, जिसे लोग वर्तमान में क्या करते हैं, कपड़े की पगड़ी चढ़ाते हैं। कैल पालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, चंपावत में। एडी फाटक शिला मंदिर है। खेतीकान का सूर्य मंदिर, सुई का या सूर्य मंदिर, और इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में दिवाली के मौके पर यहाँ पर मेला लगता है। तो दिवाली में यहाँ पर मेला लगता है, जिसे दीप महोत्सव भी कहा जाता है। तो यहाँ कहाँ लगता है, तो ये खेती खान मंदिर सुक्का सूर्य मंदिर चंपावत में, इसमें दिवाली के मौके पर दीप महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसके बाद मानेश्वर मंदिर मानसखंड में, जिसे मानसरोवर के नाम से भी जाना जाता है, और इसका निर्माण 1208 ईस्वी में निर्भय चंद के द्वारा करवाए गए। तो मानेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, निर्भय चंद के द्वारा 1208 ईस्वी में। और यहाँ पर क्या है, पशु मेले का आयोजन होता है। तो मानेश्वर चंपावत के मानेश्वर क्या है, ये प्रसिद्ध स्थान है, मानस खंड में वर्णन है, निर्माण 1208 में निर्भय चंद द्वारा, और यहाँ पर क्या है, पशु मेले का आयोजन होता है। इसके अलावा यहाँ पर बालेश्वर मंदिर है। चंद काल में निर्मित यह मंदिर क्या है, जगन्नाथ मिस्त्री द्वारा 11वीं-12वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया। इस मंदिर को बनाने के लिए मिस्त्री के हाथ काट दिए गए। चंदों का घमंड तोड़ने के लिए
जगन्नाथ मिस्त्री द्वारा क्या किया गया, अपनी पुत्री की मदद से एक हथिया नौले का निर्माण किया गया। तो यह जगन्नाथ मिस्त्री द्वारा या चंद काल में इस बालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया और ऐसा मंदिर दोबारा ना बने तो इसके लिए मिस्त्री के हाथ काट दिए गए। तो चंदों का घमंड तोड़ने के लिए जगन्नाथ मिस्त्री द्वारा क्या किया जाता है, एक हथिया नौले का निर्माण किया जाता है। और यहाँ से 3 राजाओं के लेख हमें प्राप्त होते हैं, देसठ देव, उदयनचंद और कराचल देव। 1952 में राष्ट्रीय धरोहर की सूची में इसे शामिल किया गया है। शैली क्या है इसकी, शिखर शैली है और शिल्पकार कला के दृश्य जिले का सर्वोत्तम मंदिर है। तो बालेश्वर मंदिर क्या है, शिल्पकार कला के दृश्य सर्वोत्तम मंदिर है। इसके बाद चंपावत के क्षेत्रफल की बात करें तो 1766 वर्ग किलोमीटर क्या इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या क्या है, 2,59,648 और 12वें स्थान पर है यह जनसंख्या के क्रम में और क्षेत्रफल के क्रम में सबसे छोटा जिला है। पुरुष जनसंख्या क्या है, यहाँ पर 1,31,130 क्या है पुरुष जनसंख्या है। महिलाएं 1,28,518। जनसंख्या वृद्धि दर 15.63 और जिलों के क्रम में देखें तो 5वें स्थान पर आता है। तो 15.63 क्या है जनसंख्या वृद्धि दर है। जनघनत्व यहाँ पर क्या है 147 है और जनघनत्व के मामले में यह उत्तराखंड में 7वें स्थान पर है। तो ये जनगणना 2011 के आंकड़े हैं। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात में 980 लिंगानुपात है चंपावत का और यह उत्तराखंड में जिलों में 8वें स्थान पर है। जनसंख्या प्रतिशत क्या है 2.57% है और यह 12वें स्थान पर यह जिला है। साक्षरता प्रतिशत की बात करें तो 79.83% क्या है यहाँ पर साक्षरता प्रतिशत है, जो कि 9वें जिले में आता है। तो पुरुष साक्षरता 91.61 क्या है पुरुष साक्षरता यहाँ पर है और यह राज्य में जिलों के अंतर्गत हम देखें तो यह 7वें स्थान पर आता है पुरुष साक्षरता में। महिला साक्षरता की बात करें तो महिला साक्षरता में यह 68.05% क्या है महिला साक्षरता है और यह 9वें स्थान पर आता है। 0 से 6 का लिंगानुपात, तो यानी जो 0 से 6 क्या है बच्चे हैं तो उनका जो लिंगानुपात है वो क्या है 873 है और यह इस क्रम में क्या है 12वें स्थान पर है चंपावत। इसकी यहाँ पर जो भाषा की बात करें तो हिंदी और कुमाऊनी बोली जाती हैं। यहाँ पर 2 नगर पालिकाएँ हैं और लोहघाट देवदार का देव स्थान या निवास स्थान भी माना जाता है। और चंपावत क्या है, चंपावत जिले को कुमाऊं का दिल कहा जाता है। तो चंपावत क्या है एक ऐतिहासिक जिला भी है और इसे क्या कहा जाता है तो कुमाऊं का दिल भी इसे कहा जाता है। तो ये थे हमारे चंपावत ज़िले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बने रहें आप चैनल के साथ। धन्यवाद।